Hello everyone. So this is going to be the question solving class for logistic regression. तो logistic regression आपको एक आइडिया है कि logistic regression is used when y the dependent variable is qualitative. जब कभी भी y qualitative है मतलब नंबर नहीं है, pass fail, bankrupt no bankrupt, right, good bad, right, जब कभी भी y qualitative है तब हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते हैं. तो आई विल नॉट डीप डाइव इनटू डिटेल्स, वो हमारा ओरिजिनल क्लास में हो चुका है, बट थोड़ा सा समरी बता के स्ट्रेट अवे आइटम सेट में जंप करते हैं. तो वी नो व्हेन y इज क्वालिटेटिव वेरिएबल वी आर यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन और इसका इक्वेशन होता है log odds is equal to b0 hat plus b1 hat x1 plus b2 hat x2 plus dot 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 you say bk hat xk, राइट, वट एवर द केस में भी. ठीक है, तो log odds इज इक्वल टू समथिंग और स्ट्रेट अवे अपने को इससे प्रोबेबिलिटी निकालना है. तो फॉर्मूला दो है एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू या तो e टू द पावर b0 hat प्लस b1 hat x1 प्लस डॉट 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 डिवाइड बाई 1 प्लस e टू द पावर, और दूसरा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी निकालने का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस e टू द पावर माइनस ये आपका b0 हैट प्लस b1 हैट x1 प्लस डॉट 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 bk हैट xk. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में प्रोबेबिलिटी निकालने के फॉर्मूला ये दो हैं. ऑब्वियसली मैं ये वीडियो जब शूट कर रहा हूँ तब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका क्वांट्स एक बार देखा हुआ है, आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन देख चुके हो, राइट. आई एम नॉट टीचिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसीलिए मैं बहुत समराइज तरीके से बता रहा हूँ. सो तो वैसे प्रोबेबिलिटी निकलने के बाद हम क्या करते हैं, बाय द वे कट ऑफ के साथ कंपेयर करते हैं. याद आ रहा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो मॉडल बनता है उसमें एक ही काम है यार, प्रोबेबिलिटी निकालो और वो प्रोबेबिलिटी को कट ऑफ के साथ कंपेयर करो एंड देन कंक्लूड करो, राइट. प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला या तो e टू द पावर समथिंग डिवाइड बाय 1 प्लस e टू द पावर समथिंग, या फिर 1 डिवाइड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस दैट d0 हैट एंड ऑल दैट. ठीक है, ठीक. अभी स्ट्रेट अवे आइटम सेट में जंप करते हैं अपन एंड देन अपने को बहुत सारी चीज आइडिया आ जाएगा. ओके, so this is the curriculum question. If you come to page number 101, practice problem, right? Question number 1 to 5 Cook's distance है, मतलब detecting the outliers influential data points उससे related है. अभी ये क्लास का फोकस ये क्वेश्चन सॉल्व करने पे नहीं है. तो 1 to 5 is relating to Cook's distance वाला पार्ट, एंड देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 6 to 13 जो आपका दूसरा आइटम सेट है. 6 to 13 this focuses on logistic regression. क्लास कराते वक्त मैंने बोला है जब कभी भी आइटम सेट्स, इनफैक्ट लेवल 2 में तो आपको आइटम सेट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो आपको पूरा का पूरा आइटम सेट स्टार्ट से पढ़ने का जरूरत नहीं है. आप थोड़ा बहुत एक फीलर लो, उसके बाद स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस में जंप करो. याद आ रहा है आपको ये स्टाइल? तो अभी एक बार ये आइटम सेट्स को ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि यार क्वेश्चन का डायरेक्शन क्या है, उसके बाद स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस में जाएंगे. ठीक है ना, चलो. Your second round interview for the junior quantitative analyst position went well, okay, and the next day you receive an email from the falana 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 falana. ठीक है, तो first paragraph is just setting up the background, कुछ काम का नहीं. Second paragraph, because the position involves quantitative analysis, you are given an assignment to complete within 72 hours, okay. You are provided a data set and tasked with creating two logistic regression model, okay. Two logistic regression model बनाने बोला है. क्या चीज प्रेडिक्ट करना है इसको? To predict whether an exchange traded fund will be a winning fund, that is whether ETF's monthly return will be one standard deviation or more above the mean monthly return, or whether the ETF will be an average fund. Okay, तो ये पढ़ के इतना अंदाजा आया कि सर एक मॉडल बनाना है
एंड मॉडल के हेल्प से हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि ये पर्टिकुलर ETF फंड को विनिंग फंड में कैटेगराइज करें या फिर एवरेज फंड में कैटेगराइज करें। देखो वाई क्या है, वाई या तो विनिंग फंड होगा या तो एवरेज फंड होगा, या तो एवरेज फंड होगा या तो विनिंग फंड या तो एवरेज फंड। मतलब वाई क्या है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का बात आते ही क्या आ गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, तो ये इसको टास्क दिया गया हुआ है और 2 लॉजिस्टिक मॉडल इसको बनाने हैं। ठीक है, अब ऐसे विजुअलाइज करना, तो ऐसे विजुअलाइज करो क्या क्या होगा। अब ये जो जूनियर एनालिस्ट है, ये जो मॉडल बनाना स्टार्ट करेगा, तो इसका वाई तो इसको पता है, या तो विनिंग फंड होगा या तो एवरेज फंड होगा। ETF विनिंग होगा कि एवरेज होगा, ये कुछ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होंगे, राइट, नोन एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब क्या क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये ले रहा है उसका डिटेल्स नीचे देके रखा हुआ, देखो यहाँ पे। तो बोल रहा है ETF का नेट एसेट्स देखेंगे, ये देखेंगे कि ETF एक स्मॉल फंड है कि मीडियम फंड है। ये देखेंगे कि यार ETF का जो कॉम्पोजिशन है, ETF ने पैसा स्टॉक्स में कितना लगाया है, बॉन्ड्स में कितना लगाया है। एंड देन बाप रे 10 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देखा। ETF का पी रेशियो देखेंगे, PB रेशियो देखेंगे, PS रेशियो देखेंगे, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो देखेंगे। एंड देन इसके बेसिस पे हम एक लेबलिंग करेंगे जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, या तो विनिंग फंड होगा, विनिंग फंड को 1 बोल रहे डमी वेरिएबल्स, या तो 1 विनिंग फंड या तो 0 एवरेज फंड। ठीक है, तो एक आइडिया अपने को मिल गया। ओके, एक मॉडल बनाना है जहां पे अपने को फंड का क्लासिफिकेशन करना है। एंड फंड को किस में क्लासिफाई करेंगे, ये डिपेंड करता है 10 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। ये डिपेंड करता है नेट एसेट पे, ये डिपेंड करता है स्मॉल है कि मीडियम है, ये डिपेंड करता है यार कॉम्पोजिशन ज्यादा स्टॉक्स में है कि बॉन्ड्स में है, पी रेशियो पे डिपेंडेंट है, PS रेशियो पे, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो, स्पेन सो ऑन। ठीक, एंड देन उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। ओके, इतना ही काफी है आपको आइडिया आने के लिए कि यार क्या डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पढ़ोगे तो भी चलेगा, राइट। अब नीचे क्या क्या दिया रहेगा, बाय द वे नीचे इमेजिन करना, तो ये जो हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका क्या स्लोप कोएफिशिएंट दिया रहेगा। B0 हैट दिया रहेगा, B1 हैट, B2 हैट, B3 हैट, B4 हैट, ऐसा करते करते B10 हैट तक गए हुए रहेंगे इन लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बोलता है हमने सॉफ्टवेयर पैकेज को यूज किया या तो पाइथन या तो R, एंड उससे हमारा रिग्रेशन रिजल्ट्स रन हो गया। और रिजल्ट्स का डिटेल्स ये देख लो, इंटरसेप्ट दे के रखा हुआ है हर एक का। ये B1 हैट, B2 हैट, B3 हैट, ऐसा करते करते आपका B10 हैट तक है। 7 ही क्यों दिख रहा है, कुछ ना कुछ बोला हुआ रहेगा यहाँ पे। हाँ देखो, फॉर द फर्स्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन यू आर आस्क्ड टू यूज ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्सेप्ट फॉर द फंड साइज। ओके, स्मॉल फंड मीडियम फंड वाला कैटेगरी को नहीं लेना है, एंड उसके अलावा सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ले लो। ओके, एंड फॉर द सेकंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन यू आर आस्क्ड टू यूज ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्सेप्ट द फंड साइज। बोला जब सेकंड वाला रन करेंगे तो फंड साइज जो नेट एसेट है ना, नेट एसेट वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ड्रॉप करो एंड बाकी सबको ले लो। फर्स्ट वाला जब मॉडल रन कर रहे थे तब वो स्मॉल फंड है कि मीडियम फंड है उसको ड्रॉप करो, बाकी सब ले लो। ठीक है, ठीक है, अपने को उससे कुछ मतलब नहीं है, अवेयरनेस एक आ गया। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे जंप करते हैं। इन लोगों ने दोनों के दोनों लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल का आउटपुट दिया हुआ है, इसमें टाइम वेस्ट मत करना स्टार्टिंग में, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 6, identify which one of the following choices is most likely to be correct. Let's see. Logistic regression is the appropriate regression method for your assignment because हम पहले ही बोल चुके, because जो हमारा y है वो एक qualitative dependent है, right, qualitative है। ऑप्शन है क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्लूड डमी वेरिएबल्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज फंड्स। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट कुड बी डमी वेरिएबल, राइट। तो इंडिपेंडेंट डमी है इसलिए हम लॉजिस्टिक यूज कर रहे हैं क्या, कुछ भी, ये तो रॉन्ग है। डी क्या बोल रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज बाइनरी रादर देन कंटिन्यूस। डिपेंडेंट वेरिएबल इज बाइनरी, बाइनरी 0 1, 1 विनिंग फंड 0 एवरेज फंड, सही है सर। कंटिन्यूस नहीं है सर, देखो इज बाइनरी रादर देन कंटिन्यूस, सही बोल रहा है, राइट। लेकिन एक बार सी पढ़ लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट कंटिन्यूस, यहां तक सही है। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड डमी वेरिएबल्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम। अरे यार इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चाहे डमी हो चाहे कंटिन्यूस, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, अगर वाई क्वालिटेटिव है तो ही जाके हम लॉजिस्टिक यूज करने वाले। तो जो ऑप्शन सी है ना उसका फर्स्ट पार्ट सही है लेकिन सेकंड पार्ट गलत है, जिसके वजह से ऑन द होल ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। Identify which one of the following statements best describes the interpretation of an independent variable's slope coefficient in a logistic regression model.
ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्लोप कोएफिशिएंट। तो एक सेकंड, क्वेश्चन में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट एक आपके सामने एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल लिख रहा हूँ जहां पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखना तो ln odds इज इक्वल टू b0 हैट प्लस b1 हैट x1। ये क्वेश्चन पूछ रहा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल में ये b1 हैट का क्या इंटरप्रिटेशन। सिंस मेरे एग्जांपल में मैंने एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया है तो मैं b1 हैट का पूछ रहा हूँ। बोलो b1 हैट का क्या इंटरप्रिटेशन। इसका ये मतलब है सर कि इफ x1 चेंजेस बाय 1 देन log odds will change by b1 hat। if x1 changes by 1 then log odds will change by b1 hat। और यही तो होता था। अरे एक सेकंड, अगर इसमें कोई कंफ्यूज हो रहा है तो y hat इज इक्वल टू b0 hat प्लस b1 hat x1 प्लस b2 hat x2। मेरे को प्लीज b1 hat का इंटरप्रिटेशन बोलना। तो b1 hat का इंटरप्रिटेशन ये है कि सर if x1 changes by 1 y changes by b1 hat assuming other things to be constant। b2 hat का क्या इंटरप्रिटेशन है सर। b2 hat का इंटरप्रिटेशन ये है if x2 changes by 1 y will change by b2 hat other thing assuming other things to be constant। वही तो कर रहे हैं। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मेरा y क्या है, मेरा y is log odds, राइट। तो वही तो बोल रहा हूँ। तो b1 hat का इंटरप्रिटेशन क्या हो गया, if x1 changes by 1 y that is log odds will change by b1 hat assuming other thing to be constant, right। अब क्वेश्चन पढ़ो। Identify which one of the following statement best describes the interpretation of an independent variable's slope coefficient in a logistic regression model। The slope coefficient is the change in the log odds, that is y। देखते हैं ऑप्शन है, change in the log odds that the event happens for a 1 unit change in the independent variable while all other independent variable increases by 1 unit। यही गलत है। while all other independent variables remain constant, right। तो A wrong। B क्या बोल रहा है, is the change in the odds, wrong। इंटरप्रिटेशन इज चेंज इन द लॉग ऑड्स नॉट ऑड्स, ठीक है। तो ये तो आगे पढ़ना ही बेकार है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं। The slope coefficient is the change in the log odds that the event happened for a 1 unit change in an independent variable holding all other independent variables constant। Perfect। Is the answer। Question number 8। Determine which one of the following statement is true। The intercept in this logistic regression is interpreted as। intercept का interpretation यहाँ पे देखना तो एक बार, यही वाला log odds is equal to b0 hat plus b1 at x1। तो b0 hat का इंटरप्रिटेशन क्या है, b0 hat का इंटरप्रिटेशन ये है कि सर if x1 is 0 then log odds is equal to b0 hat। if independent variable is 0 then log odds is equal to b0 hat। वही तो है। अब जब हम लोग कहते हैं ना log odds, odds का मतलब you must be recalling this p divided by 1 minus p। तो सर किसका odds है ये। जैसा फॉर एग्जांपल मेरे को एक मॉडल बनाना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, जो प्रेडिक्ट कर सके कि यार एक कैंडिडेट पास होगा कि फेल होगा, राइट। तो मैं बनाऊंगा कि यार लॉग ऑड्स p डिवाइड बाय 1 माइनस p, जहां पे p होगा पासिंग, राइट, ऑड्स ऑफ पासिंग। तो सर ये कैसे फाइंड आउट हम करते हैं, यहाँ पे देखना। यहाँ पे आपको पता है हम मॉडल बना रहे हैं तो फाइंड आउट वेदर द फंड इज अ विनिंग फंड और एन एवरेज फंड। और इन लोग ने विनिंग फंड को बोला है 1 और एवरेज फंड को क्या बोला है 0। तो जिसको 1 कैटेगराइज किया ना तो लॉग ऑड्स भी उसी का होता है। मतलब अगर मेरे को बोलना है यार लॉग ऑड्स इज इक्वल टू b0 हैट प्लस b1 हैट x1 प्लस डॉट 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 चलेगा। तो अगर मेरे को एकदम प्रॉपरली बोलना है तो आई शुड बी स्पीकिंग लाइक दिस, log odds of an winning fund is equal to b0 hat plus b1 hat x1 plus so and so and so, right। क्योंकि विनिंग फंड को 1 कैटेगराइज किया हुआ, राइट। odds of an winning fund, just to make your confidence more concrete। एक बार ऊपर आइटम एक इलस्ट्रेशन है, ऊपर आइटम सेट है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देख लो। हाँ ये वाला नॉलेज चेक में, यहाँ पे अगर अपन लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल यूज कर रहे हैं, अपने को ये फाइंड आउट करना है कि यार कंपनी शेयर रिपर्चेस करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे देखो
यू आर असाइन टू एग्जामिन द प्रोपेंसिटी ऑफ कंपनीज टू रीपर्चेज द शेयर्स, और आपने 500 कंपनीज का सैंपल लिया, उसके हेल्प से आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल बनाया। अब यहाँ पे देखो, रिपर्चेस करेगा उसको आपने 1 किया है, एंड अगर रिपर्चेस नहीं करेगा तो उसको आपने असाइन किया है 0, राइट। तो जब हम लोग बोलेंगे यार लॉग ऑड्स इज इक्वल टू B0 हैट प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, तो अगर प्रॉपरली बोलना है तो वी शुड बी स्पीकिंग लाइक दिस, लॉग ऑड्स ऑफ रीपर्चेस इज इक्वल टू दैट, राइट। अब कंपनी रीपर्चेस करेगा या नहीं करेगा, किस किस चीजों पे डिपेंडेंट है, देखो इन लोगों ने बोला हुआ है कि सर कैश अवेलेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इन लोगों ने कैश टू टोटल एसेट्स के रेशियोज पे, डेट इक्विटी रेशियो पे डिपेंडेंट है, नेट प्रॉफिट मार्जिन पे डिपेंडेंट है, राइट। अब तो अगर प्रॉपरली बोले तो log odds is equal to B0 hat plus B1 hat x1 plus B2 hat x2 plus B3 hat x3। ये वाला एग्जांपल का बात कर रहा हूं मैं, जहां पे रिपर्चेज एंड ऑल दैट डिस्कशन हो रहा है। तो B0 hat का क्या इंटरप्रिटेशन होगा, B0 hat का क्या इंटरप्रिटेशन होगा सर, इफ ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर जीरो, मतलब x1 x2 x3 अगर जीरो है, तो जाके log odds ऑफ रीपर्चेज इज इक्वल टू B0 hat, दैट इज B0 hat यहाँ पे कितना है, खैर जो भी फिगर रहेगा, बट सर अगर सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो हैं तब जाके लॉग ऑड्स हो जाएगा B0 hat। लेकिन लॉग ऑड्स किसका, राइट, जिसको आपने 1 का क्लासिफिकेशन दिया है ना, जैसे यहाँ पे रिपर्चेस को 1 है, तो लॉग ऑड्स ऑफ रिपर्चेस, राइट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने, देखो इंटरप्रेट द लॉजिक रिग्रेशन इंटरसेप्ट, B0 hat का इंटरप्रिटेशन इन लोग पूछ रहे हैं। देखो द इंटरसेप्ट ऑफ -0.4738 is the log odds of the probability of being share repurchase, being a share repurchaser, right? इतना इतना if cash, debt equity ratio and NPM are all zero, right? तो सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर जीरो हो गए तो जाके लॉग ऑड्स क्या होता है, B0 hat। एंड लॉग ऑड्स किसका सर, शेयर रिपर्चेस का कि शेयर नॉट रिपर्चेस का, शेयर रिपर्चेस का, क्योंकि उसी को उन लोगों ने 1 का क्लासिफिकेशन दिया हुआ, ठीक है। अब इसी लॉजिक को कैरी करते हुए यहाँ पे देखो, विनिंग फंड को क्या क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, विनिंग फंड इज 1, और अगर एवरेज फंड है तो क्या 0। तो अगर सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जीरो हो गए, सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर जीरो मान ले, तो लॉग ऑड्स ऑफ विनिंग इज इक्वल टू B0 है, राइट। और B0 हैट कितना है बाय द वे, मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन 1 देख रहा हूं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन 1, इसमें B0 हैट कितना है, इंटरसेप्ट देख लो -2.0350। तो अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को बोलना है, तो मेरे को ऐसा बोलना चाहिए, अगर सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर जीरो हो जाते हैं तो लॉग ऑड्स ऑफ एन विनिंग फंड शैल बी -2.0350, राइट। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है तो मेरे को बोलना पड़ेगा लॉग ऑड्स ऑफ विनिंग फंड विल बी इक्वल टू -1.9589, अगर सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जीरो होते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन क्या पूछा, determine which one of the following is true, the intercept in these logistic regression, in these बोला है मतलब 1 and 2 दोनों का combined पूछ रहा है, is interpreted as probability of the ETF being an winning fund if all independent variables are 1, कुछ भी, राइट। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी यही गलत बोल दिया, इट शुड बी लॉग ऑड्स। सेकंड, लॉग ऑड्स ऑफ द ETF being an winning fund if all independent variables are 0, परफेक्ट आंसर। ये बी को परफेक्ट आंसर बोलते ही आप सी पढ़ना मत भूलना, सी देखो कैसा कंफ्यूजिंग है। लॉग ऑड्स ऑफ द ETF फंड बीइंग एन एवरेज फंड इफ ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर 0, ये भी सेम टोन में कि सर अगर सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 0 हो गए तो लॉग ऑड्स शैल बी B0 हैट। लेकिन लॉग ऑड्स किसका, विनिंग फंड का कि एवरेज फंड का, 1 किसको असाइन किया है, विनिंग फंड तो उसका, राइट। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑल्दो द टोन उस सेंस में करेक्ट है कि अगर सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 हो गए तो लॉग ऑड्स शैल बी B0 हैट, बट लॉग ऑड्स ऑफ किसका, राइट, odds of passing, odds of winning fund, right, odds of repurchase, जिसको भी आपने 1 असाइन किया उसका, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, based on the output for logistic regression 1 in the table below, okay, which of the following alternatives is closest to the probability that any ETF will be a winning fund, okay। तो अपने को इसमें क्या करना है, अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है।
ऑफ अ विनिंग फंड, राइट? क्योंकि मैंने बोला ना लॉग ऑड्स ऑफ विनिंग फंड इज इक्वल टू b0 हैट प्लस b1 हैट सो एंड सो एंड सो, एंड देन उससे अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फंड फाइंड आउट कर लेंगे, एंड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी नो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस एंड देन b माइनस b0 हैट b1 हैट एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है? तो फॉर्मूला लगा लेंगे, लेकिन इन लोगों ने डिटेल्स दिया हुआ है, अपने को लॉजिस्टिक रिग्रेशन 1 को यूज करना है। ऊपर वाले टेबल में जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन 1 का टेबल है, वहां से अपने को क्या मिलेगा, b0 हैट b1 हैट b2 हैट b3 हैट b4 हैट, राइट? जो नीचे वाला टेबल है उसमें जाहिर सी बात है क्या होगा, x1 x2 x3 x4, राइट? तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, नेट एसेट्स का मीडियन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, पोर्टफोलियो कितना कॉम्पोजिशन स्टॉक्स में है, मीडियन इज 99.64, मीन इज 92, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? तो हर एक का मीडियन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, अपने को मीन यूज करना है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड वी शैल बी यूजिंग द मीन फिगर्स, राइट? अगर क्वेश्चन में डेलिबरेटली गन पॉइंट पे रख के बोला है कि यार मीडियन यूज कर, तो मीडियन करेंगे, राइट? वरना वी विल बी यूजिंग मीन फिगर्स, राइट? सर ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों दिया है, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, पूरा का पूरा फोकस आपका मीन फिगर्स पे होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे आपका है, तो एक सेकेंड, फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस b0 हैट, मैं फिगर्स लिख देता हूँ, b0 हैट कितना होगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन 1 में जाते हैं, b0 हैट कितना है, -2.0350, दिखा, -2.0350, -2.0350, राइट? प्लस b1 हैट x1, b1 हैट कितना है, b1 हैट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन 1 में आ जाओ, b1 हैट इज आपका इनफैक्ट नेट एसेट्स का कितना है, -0.7667, -0.7667, -0.7667 इंटू x1, एसेट्स का वैल्यू देके रखा हुआ है, मीन फिगर्स लेना है अपने को, 0.2911, राइट? प्लस पोर्टफोलियो स्टॉक्स नेक्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका B2 कितना है, B2 -0.0089 इंटू x2, पोर्टफोलियो स्टॉक्स का फिगर क्या है, 92.9093, फिर वैसे पोर्टफोलियो बॉन्ड्स का स्लोप क्या है, B3 क्या है, पोर्टफोलियो बॉन्ड्स -0.1113, -0.1113 इंटू पोर्टफोलियो बॉन्ड्स का फिगर क्या है, 2.3068, प्लस प्राइस टू अर्निंग रेशियो का स्लोप क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 0.0292, 0.0292 इंटू प्राइस टू अर्निंग रेशियो का वैल्यू क्या है, 15.1734, 15.1734, समझ जाओगे आप, प्लस प्राइस टू बुक का कोएफिशिएंट क्या है, जान पूछ के लिख रहा हूं मैं ये ताकि आपको इजी हो, अगर किसी का बहुत टाइम हो गया रिवाइज किए हुए, प्राइस टू बुक का कोएफिशिएंट इज -0.0390, -0.0390 इंटू प्राइस टू बुक का वैल्यू कितना है, 2.0711, 2.0711। अब आते हैं प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू सेल्स का कोएफिशिएंट क्या है, 0.3432,
इनटू प्राइस टू सेल्स का वैल्यू क्या है 1.6060 एंड लास्टली प्राइस टू कैश फ्लो का कोएफिशिएंट कितना है प्राइस टू कैश फ्लो का -0.0502 -0.0502 और प्राइस टू कैश फ्लो का वैल्यू क्या है 7.6489 7.6489 एटलीस्ट इन लेवल टू आई डोंट थिंक सॉल्विंग दिस विल बी अ प्रॉब्लम कैलसी में तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ये अंदर वाला पार्ट को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो मेरे को आपके कॉम्पिटेंसी पे शक है ही नहीं एटलीस्ट लेवल टू कैंडिडेट्स राइट एओएस मोड में फटाफट इजीली सॉल्व हुआ जा सकता है तो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है ताकि टाइम हमारे यहाँ पे वेस्ट ना हो तो ई टू द पावर माइनस ब्रैकेट में माइनस ये आ रहा है 2.8123 राइट एग्जाम्स में अगर आपको वैसा शक लग रहा है जो कि एग्जाम्स में थोड़ा कंजर्वेटिव खेल लेना हर एक को स्टोरेज 1 स्टोरेज 2 स्टोरेज 3 स्टोरेज 4 स्टोरेज 5 करके यूज करना एंड देन रिकॉल 1 रिकॉल 2 रिकॉल 3 आप कर सकते हो ठीक है तो ये आ रहा है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस अब चलो सॉल्व करते हैं 1 डिवाइड बाई 1 प्लस तो ई टू द पावर माइनस इंटू माइनस तो ई टू द पावर प्लस 2.813 को सॉल्व करना है तो 2.8123 सेकेंड एलएन में कर रहा हूं तो ये आ रहा है आपका 16.6482 प्लस 1 इसका इनवर्स 0.0567 दैट इज इसको प्रोबेबिलिटी में लेके आओ 5.67% 5.67% ऑप्शन नंबर सी तो गुड सम इन द सेंस कि यहाँ पे कैंडिडेट का सब कुछ चेक कर लेंगे इन लोग एक कैंडिडेट का एप्लीकेशन वाइज कैंडिडेट स्ट्रांग है क्या फॉर्मूला लगा पा रहे हैं क्या समझ पा रहे हैं क्या राइट कैलकुलेशन क्योंकि इसमें एक भी सेल मिस्टेक हुआ गॉड सेकंड यहाँ पे जो मीडियन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन देके रखा हुआ है मैंने क्लियर कट बोला वी विल यूज द मीन फिगर्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ठीक है तो मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको गुड सम ये जो अंदर का पोर्शन मैंने सॉल्व किया ये वाला ये पूरा सॉल्व करके जो आया है -2.8123 कहना से ये ऐसा आया होगा शुरू में तो यहाँ पे देखना तो log odds इज इक्वल टू -2.8123 नहीं क्या log odds इज इक्वल टू -2.8123 उसको सॉल्व किया फिर odds इज इक्वल टू e टू द पावर -2.8123 फिर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस राइट तो प्लीज याद रखना जो भी अंदर का सॉल्व करके आया दैट इज नथिंग बट log odds ठीक है ना log odds इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं देखते हैं बेस्ड ऑन द आउटपुट फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन 1 एंड द इंफॉर्मेशन इन द टेबल अबाउट ओके लॉजिस्टिक रिग्रेशन 1 एंड जो इंफॉर्मेशन अपने को ये टेबल में है ये दोनों को यूज करना है क्या बोल रहा है which of the following alternative is closest to the change in the probability that an ETF will be a winning fund if its price to earning ratio increases by 1 unit and all else stays constant okay तो बोल रहे हैं अगर हम पी रेशियो को 1 से बढ़ा देंगे पी रेशियो को 1 से बढ़ा देंगे तो बताइए ना प्रोबेबिलिटी में कितना चेंज आएगा एक सेकेंड इन्होंने ऐसा नहीं पूछा कि हम पी रेशियो को 1 से बढ़ा देंगे तो प्लीज कैलकुलेट कीजिए ना नया प्रोबेबिलिटी ना इन लोग ये बोल रहे हैं कि यार पी रेशियो को 1 से बढ़ाएंगे एंड आप एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना एंड देन प्रायर प्रोबेबिलिटी से कंपेयर करना प्रायर प्रोबेबिलिटी मतलब 5.67 जहां पे पी रेशियो क्या था पी रेशियो ये देखो 15.1743 जब पी रेशियो को लिए थे तब क्या प्रोबेबिलिटी आया था 5.67 अभी इन लोग बोल रहे हैं हम लोग पी रेशियो को 1 से बढ़ाएंगे आप नया प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो एंड चेंज इन द प्रोबेबिलिटी बताओ समझे तो थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस ये रखना है कि सर जब पी रेशियो 15.1743 था तब हमारा क्या था लॉग ऑड्स क्या था कहने से -2.8123 और पी रेशियो का स्लोप क्या है पी रेशियो का स्लोप ये देखो 15.17 के साथ 0.0292 ये स्लोप का क्या इंटरप्रिटेशन है अभी के स्लोप का क्या इंटरप्रिटेशन है
ये स्लोप का तो यही इंटरप्रिटेशन है सर. सर if x changes by 1, then the logarithms will change by 0.0292. नहीं क्या? स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब सर सेम डायरेक्शन में चेंज होने वाला है y, राइट. इफ x मतलब p रेशियो चेंजेस बाय 1, या फिर इफ p रेशियो इंक्रीजेस बाय 1, logarithms will increase by 0.0292, या फिर if p रेशियो will decrease by 1, then logarithms will go down by 0.0292. यही तो इंटरप्रिटेशन होता है यार, बेसिक रिग्रेशन का बात कर रहा हूँ, राइट. तो इन लोग क्या बोल रहे हैं अपने को? इन लोग कह रहे हैं कि यार हम पी रेशियो को 1 से बढ़ा देंगे. तो पहली बात तो अपन ये फाइंड आउट करते कि अगर पी रेशियो को आप 1 से बढ़ाओगे तो लॉगॉर्ड्स कितना होगा. अब अपने को तो पता ही है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ पीई रेशियो goes by 1, log-odds will increase by 0.0292. ये अंडरस्टैंडिंग साउंड है आपका, राइट. तो लॉगॉर्ड्स बढ़ जाएगा सेम डायरेक्शन में. क्यों? क्योंकि सर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है. इंटरसेप्ट बोल रहा हूँ, आपका कोएफिशिएंट, स्लोप कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, राइट. 0.0292 पॉजिटिव है. देयरफॉर नया वाला लॉगॉर्ड्स क्या होगा? जो पुराना वाला लॉगॉर्ड्स है क्या है? -2.8123 -2.8123 प्लस 0.0292. कितना आ रहा है देख लो. 2.8123 ये आ रहा है -2.7831. नहीं, अब इसके बेसिस पे मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है. तो नया वाला प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला यूज करेंगे. 1 डिवाइड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ -2.7831. चलो 2.7831 सेकेंड ln प्लस 1 बाय स्ट्रेट अवे सॉल्व कर रहा हूं मैं, इंटू 100. This comes to 5.82%. वेरी इजी यार. लॉगॉर्ड्स मेरा -2 पॉइंट समथिंग था, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस दैट थिंग. तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 5.82% आएगा. ये आंसर नहीं है, राइट. अपने को चेंज निकालना है. तो पी रेशियो को अगर 1 से बढ़ाते हैं तो नया वाला प्रोबेबिलिटी आता है 5.82%. तो कितने से प्रोबेबिलिटी चेंज हो रहा है? देयरफॉर चेंज is equal to 5.82% minus 5.67%. 5.82 minus 5.67, 0.15%. 0.15% closest is D, 0.16. राइट. प्रोबेबिलिटी कितने का कितना हो गया और कितना चेंज हो गया ये बोल रहे हो, राइट. Change in the probability that an ETF will be a winning fund if the price to earning ratio increased by 1 unit, all other stays constant. तो प्रीवियस क्वेश्चन से कनेक्टेड क्वेश्चन है. तो प्रीवियस क्वेश्चन में अपने को लॉगॉर्ड्स मिल गया था. अब भाई क्या बोल रहा है? पी रेशियो 1 से बढ़ा देंगे तो यार नया वाला लॉगॉर्ड्स कितने से बढ़ जाएगा? तो नया वाला प्रोबेबिलिटी निकाल, फिर चेंज बता दे, राइट. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10. इंपॉर्टेंट, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है. इसके पहले वाला भी बढ़िया क्वेश्चन था. Question number 11. Based on the output from logistic regression 1, how will the change in the probability that an ETF will be a winning fund increase if one of the other independent variables, कोई भी एक independent variables except for the net assets को टच मत करो, उसके अलावा कोई भी independent variables को टच करो. और कितने से टच करना है? अगर उसको 1 यूनिट से गिरा देंगे, holding all else constant. अब एक बार पूरा वापस से पढ़ रहा हूँ. Based on the output from logistic regression 1, how will the change in the probability that an ETF will be a winning fund increase if one of the other independent variables except for the net asset is decreased by 1 unit, holding all else constant? Okay.
अब जैसे ही आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पढ़ के इसी के पीछे मत चले जाना, एक बार ऑप्शंस भी देख लो, इससे आपका अंडरस्टैंडिंग और रिफाइंड हो जाएगा। देखो ऑप्शन ए ये बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज बट नॉट एज मच एज विद द प्राइस टू अर्निंग्स इंक्रीजिंग बाय 1 यूनिट। इससे बहुत सारा अंदाजा आ गया इन लोग क्या बोल रहे हैं। इसके पहले वाले सम में याद है अपन ने पी रेशियो को 1 से बढ़ाया था। पी रेशियो को 1 से जब बढ़ाया था तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया था 5.82, एंड प्रोबेबिलिटी कितने से चेंज हुआ था 0.15। इन लोग बोल रहे हैं यार पी रेशियो, ऑप्शन ए पढ़ के यह एक अंदाजा लग रहा है। इन लोग कह रहे हैं कि यार पी रेशियो के अलावा बाकी कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अगर सपोज हम 1 से गिराते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी में पी रेशियो 1 से बढ़ाने से जो चेंज आया था उससे भी ज्यादा आएगा क्या। फिर से पी रेशियो को जब 1 से बढ़ाए थे तो प्रोबेबिलिटी में चेंज कितना आया था 0.15%। इन लोग कह रहे हैं कि बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक्सेप्ट फॉर द नेट एसेट्स अगर हम 1 से गिराएंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी में चेंज, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज बाय मोर देन व्हाट पी रेशियो को 1 से बढ़ाने से जो चेंज हुआ था, राइट। पी रेशियो को 1 से बढ़ाने से कहने से 0.15% इंक्रीज हुआ था। तो बोल रहे हैं बाकी कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अगर हम 1 से गिराते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी में 0.15% से ज्यादा चेंज आएगा क्या, वैसा बोल रहे हैं, राइट। देखो based on the output from logistic regression 1, how will the change in the probability that an ETF will be a winning fund increase if one of the independent variables values except for the net asset is decreased by 1 unit, right? किसी भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर हम 1 से गिरा देंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी में उतना चेंज आएगा जितना पी रेशियो को 1 से बढ़ाने से आया था। पी रेशियो को 1 से बढ़ाने से प्रोबेबिलिटी में 0.15% का चेंज आया था, क्या उससे भी ज्यादा का चेंज आएगा क्या अगर हम कोई भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को 1 से गिरा देंगे तो, राइट। ऑप्शन से पी रेशियो को बेंचमार्क ले रहा तो इनडायरेक्टली बोलना ये चाह रहा है कि यार पी रेशियो को भी एक बार टच मत कर, राइट। तो एक सेकंड यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली, ध्यान से देखो। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए द प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज बट नॉट एज मच एज विद द प्राइस टू अर्निंग्स इंक्रीजिंग बाय 1 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए ये बोल रहा है कि नहीं नहीं, अगर आप बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को 1 से गिरा भी दोगे ना तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना पी रेशियो 1 से बढ़ने से प्रोबेबिलिटी बढ़ गया था उतना नहीं बढ़ेगा। ये ऑप्शन ए बोल रहा है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज मोर देन द प्राइस टू अर्निंग्स इंक्रीजिंग बाय 1 यूनिट। नहीं यार, बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अगर हम 1 से गिराएंगे तो प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज बाय मोर देन 0.15%। दैट इज 0.15% किसके इंक्रीज होने से आया था, पी रेशियो 1 से इंक्रीज करने से 0.15% इंक्रीज हुआ था। ऑप्शन बी बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी 0.15 से भी ज्यादा होगा अगर हम बाकी कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अगर 1 से गिराएंगे तो, राइट। देखो द प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज मोर देन द प्राइस टू अर्निंग्स इंक्रीजिंग बाय 1 यूनिट। सी क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी विल नॉट इंक्रीज। प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगा नहीं, जितना पहले था उतना ही होगा, राइट। लेट्स सी तो कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। नेट एसेट्स को तो टच नहीं करना है और पी रेशियो को तो बेंचमार्क लेके बोल रहा है, तो नेट एसेट्स को टच नहीं करना है, पी रेशियो को बेंचमार्क लेना है। तो बच गया क्या, पोर्टफोलियो स्टॉक्स, पोर्टफोलियो बॉन्ड्स, प्राइस टू अर्निंग्स, सॉरी पोर्टफोलियो स्टॉक्स, पोर्टफोलियो बॉन्ड्स, प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू कैश फ्लो। ठीक है, मैं सारा का सारा चीजें लिख रहा हूँ, देखना आपको मजा आ जाएगा, परफेक्ट मजा आ जाएगा। पोर्टफोलियो स्टॉक्स, ये बहुत ही हाईफाई क्वेश्चन है ये। एक सेकंड, मेरे को नीचे कहीं जगह मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है। ठीक है, इसको ना बाकी सम सॉल्व करने काम आने वाला है, तो मैं यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ। पोर्टफोलियो स्टॉक्स, पोर्टफोलियो बॉन्ड्स के बाद क्या था, प्राइस टू अर्निंग्स। प्राइस टू अर्निंग्स का तो अपने को पता ही है। उसके बाद है प्राइस टू बुक, के बाद क्या है, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू कैश फ्लो।
हर एक का बीटा कोएफिशिएंट्स लिख रहा हूँ। पोर्टफोलियो स्टॉक्स का कितना है बीटा कोएफिशिएंट पोर्टफोलियो स्टॉक्स का? -0.7767। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं ऊपर से दिखा देता हूँ आपको पोर्टफोलियो स्टॉक्स का। ओ सॉरी, पोर्टफोलियो स्टॉक्स का कितना है? -0.0089। तो नेट एसेट्स का था -0.0089। ये बीटा था -0.0089। पोर्टफोलियो बॉन्ड्स का कितना है? और लॉजिस्टिक रिग्रेशन 1 का ही देखना है भाई, क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है। पोर्टफोलियो बॉन्ड्स का इज -0.1113। -0.1113। प्राइस टू अर्निंग्स का तो अपने को पता ही है, 0.0292 था। 0.0292। और इसको इंक्रीज करने से प्रोबेबिलिटी में क्या चेंज आ गया वो तो हम पता कर चुके। 292 प्राइस टू बुक, प्राइस टू बुक इज -0.0390। -0.0390। प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू सेल्स इज 0.3432। 0.3432। प्राइस टू कैश फ्लो क्या है? -0.0502। अब ध्यान से देखो, कॉमन सेंस लगाना। पी रेशो मेरा बेंचमार्क है तो इसको मैं ना बॉक्स में डाल देता हूँ जरा, क्योंकि पी रेशो को अगर 1 से बढ़ाएंगे तो प्रोबेबिलिटी में चेंज आ रहा है 0.15%। क्वेश्चन ये है कि अगर बाकी को 1 से गिराएंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी में चेंज 0.15% से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, वो अपने को फाइंड आउट करना, राइट। तो अगर मैं पोर्टफोलियो स्टॉक को 1 से गिरा दूंगा, पोर्टफोलियो स्टॉक को अगर जो भी ये एक्स है x1, इसको मैं अगर 1 से गिरा दूंगा तो कॉमन सेंस लगाओ, कहना है लॉग ऑड्स विल इंक्रीज बाय 0.0089। अरे यार राइट से, अगर मैं कह रहा हूँ -2x1, तो ये -2 का क्या इंटरप्रिटेशन है? इफ x1 चेंजेस बाय 1, y विल चेंज बाय -2। वो भी इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि आपका बीटा क्या है? नेगेटिव है, राइट। तो अगर x1 1 से बढ़ता है तो y कहना से 2 से गिरेगा, और x1 अगर 1 से गिरता है तो y कहना से 2 से बढ़ेगा। यही तो होता है नेगेटिव रिलेशनशिप। तो पोर्टफोलियो स्टॉक्स का बीटा है -0.0089। इसका मतलब y और x में इनवर्स रिलेशनशिप है कि अगर हम x को 1 से गिराएंगे तो कहना से y विल राइज बाय 0.0089। मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो अगर हम पोर्टफोलियो स्टॉक्स को मैं 1 से गिरा रहा हूं, जो कि क्वेश्चन बोल रहा है गिरा, राइट, तो कहने से लॉग ऑड्स विल इंक्रीज बाय 0.0089, राइट। तो यहाँ पे जस्ट मैं लिख रहा हूँ इंक्रीज इन लॉग ऑड्स कितना? 0.0089। पी रेशियो के मुकाबले ज्यादा इंक्रीज हुआ लॉग ऑड्स की कम हुआ? पी रेशियो को जब 1 से बढ़ाए थे, 1 से बढ़ाए थे तो कहने से लॉग ऑड्स 0.0292 इंक्रीज हुआ था। 0. तो मैं लॉग आउट्स लिखता हूँ और प्लस मतलब इंक्रीज, ठीक है। जब पी रेशियो को 1 से बढ़ाए थे तो कहने से लॉग आउट्स में 0.0292, राइट। तो पोर्टफोलियो स्टॉक्स और पी रेशियो में कौन जीत रहा है? कौन लॉग आउट्स को ज्यादा बढ़ाता है? अगर मैं पोर्टफोलियो स्टॉक्स को 1 से कम कर दूंगा तो लॉग आउट्स कहने से 0.0089 बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं पी रेशियो को 1 से बढ़ा दूंगा तो कहने से लॉग आउट 0.0292। तो 0.0292 वर्सेस 0.0089 किसने बाजी जीत लिया? कहने से पी रेशियो ने बाजी जीत लिया। इसका मतलब पी रेशियो को 1 से बढ़ाने से प्रोबेबिलिटी में ज्यादा इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू पोर्टफोलियो स्टॉक्स को 1 को गिराने से, राइट। तो पोर्टफोलियो स्टॉक्स तो हार गए। पोर्टफोलियो बॉन्ड्स देखते हैं। पोर्टफोलियो बॉन्ड्स को अगर मैं 1 से कम करूंगा, 1 से कम करूंगा, और पोर्टफोलियो बॉन्ड्स का भी बीटा नेगेटिव है,
तो कैन आई से लॉग ऑड्स विल इंक्रीज बाय 0.1113। इसने पी रेशियो को जीत लिया। पी रेशियो को 1 से बढ़ा रहे थे तो लॉग ऑड्स कितने से बढ़ रहा था? 0.0292। पोर्टफोलियो बॉन्ड्स को अगर 1 से गिराएंगे, मैंने क्या बोला, पी रेशियो को जब 1 से बढ़ा रहे थे तो लॉग ऑड्स कितने से बढ़ रहा था? 0.0292 वर्सेस अगर पोर्टफोलियो बॉन्ड्स को हम 1 से गिरा देंगे तो कहने से लॉग ऑड्स कितने से बढ़ेगा? 0.1113। देखो पी रेशियो के मुकाबले ज्यादा से बढ़ रहा है लॉग ऑड्स। तो पोर्टफोलियो बॉन्ड्स को अगर 1 से हम गिराएंगे तो पक्का प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज बाय मोर देन 0.15%। पीबी रेशियो को देखते हैं। पीबी रेशियो का भी देखो, बीटा क्या है, स्लोप कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। तो अगर इसको पीबी रेशियो को भी अगर 1 से गिराएंगे तो लॉग ऑड्स बढ़ेगा कितने से? 0.0390। अगेन पी रेशियो के मुकाबले ज्यादा से बढ़ रहा है, राइट? तो पीबी रेशियो को भी 1 से गिराने से प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज बाय मोर देन 0.15%। पीएस रेशियो का तो यार स्लोप कोएफिशिएंट जो है ना वो तो पॉजिटिव है। अगर हम पीएस रेशियो को 1 से गिराएंगे तो यहाँ पे लॉग ऑड्स गिर जाएगा -0.3432 से। ये तो रेस से ही बाहर हो गया। और प्राइस टू कैश फ्लो नेगेटिव है बीटा। इसका मतलब प्राइस टू कैश फ्लो को 1 से गिराएंगे तो कहने से लॉग ऑड्स 0.0502 से बढ़ेगा। तो पी रेशियो ज्यादा ही बढ़ा। अब एक सेकेंड, रेस में पी रेशियो को कौन कौन जीत गया? लोग बोले ऐसा आपको समझना है कि यार पोर्टफोलियो बॉन्ड्स को अपन 1 से गिराएंगे ना तो लॉग ऑड्स 0.1113 से बढ़ेगा। पी रेशियो ने जितना लॉग ऑड्स को बढ़ाया था उससे ज्यादा से बढ़ रहा है। तो कहने से पोर्टफोलियो बॉन्ड्स को अगर 1 से गिराएंगे तो प्रोबेबिलिटी विल राइज बाय मोर देन 0.15%, राइट? तो जो भी जीत गया है ना पी रेशियो को, उसको टिक कर रहा हूं। पीवी रेशियो भी जीत गया क्योंकि पीवी रेशियो को भी 1 से गिराएंगे तो 0.039 से लॉग ऑड्स बढ़ रहा है, वेरास पी रेशियो को अगर 1 से बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ 0.0292 से बढ़ रहा है। तो कहने से पीवी रेशियो भी जीत गया, राइट? ये वन एट अ टाइम है क्या? वन एट अ टाइम इन लोग ऐसा कंपेयर कर रहे हैं कि यार सपोज पी रेशियो को मैं 1 से बढ़ाता हूँ तो लॉग ऑड्स कितने से बढ़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी कितने से बढ़ेगा। नहीं नहीं यार, पी रेशियो को टच मत करना। पोर्टफोलियो बॉन्ड्स को 1 से गिरा तो लॉग ऑड्स कितने से बढ़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी कितने से बढ़ेगा, राइट? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यार पोर्टफोलियो बॉन्ड्स, प्राइस टू बुक रेशियो एंड प्राइस टू कैश फ्लो, तो अगर ये तीनों में से कोई भी अगर एक को, कोई भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर आप 1 से डिक्रीज करते हो तो जो रिजल्टेंट चेंज इन प्रोबेबिलिटी आएगा ना दैट विल बी मोर देन 0.15%। मतलब दैट विल बी मोर देन द चेंज इन द पोर्टफोलियो जो पी रेशियो को 1 से बढ़ाने से आ रहा था, राइट? और पी रेशियो को 1 को बढ़ाने से कहने से 0.15% का इंक्रीज आ रहा था। मैं कह रहा हूं पोर्टफोलियो बॉन्ड्स या तो पीबी रेशियो या तो प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो, ये तीनों को अगर आप, तीनों में से किसी एक को अगर आप 1 से गिरा दोगे ना तो 0.15% से ज्यादा का चेंज आएगा। The probability will increase but not as much as with the price to earnings increasing by 1 unit। एकदम गलत बोल रहा है। जबकि पोर्टफोलियो बॉन्ड्स, पीबी और पीएस, पीबी एंड प्राइस टू कैश फ्लो में तो ज्यादा का चेंज आ रहा है। ऑप्शन बी, द प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज मोर देन द प्राइस टू अर्निंग्स इंक्रीजिंग बाय 1 यूनिट। परफेक्ट स्टेटमेंट, राइट? और कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को टिंकर करोगे तो पोर्टफोलियो बॉन्ड्स, कॉमा, या और लिख देता हूं, और प्राइस टू बुक और प्राइस टू कैश फ्लो। आप कर लेना ना, एक बार वीडियो को यहीं पे पॉज करके कर लेना। प्राइस टू कैश फ्लो, तो अगर आप दिस इज बाय 1 करते हो तो रिवाइज प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, और पुराने वाले प्रोबेबिलिटी से अगर कुछ छेड़छाड़ नहीं करते तो कितना आया था? 5.67। इससे कंपेयर करना, यू विल फाइंड दैट द चेंज इज मोर देन 0.15। एक प्रूफ कराई देता हूं, पोर्टफोलियो बॉन्ड्स ले लेते हैं। तो सपोज पोर्टफोलियो बॉन्ड्स को मैं अगर 1 से गिराता हूं तो कहने से मेरा नया वाला लॉगआउट्स कितने से बढ़ेगा? 0.1113 से। एक बार पोर्टफोलियो बॉन्ड्स को प्रूफ के तौर पे करा रहा हूं। पोर्टफोलियो बॉन्ड्स decreases by 1, new log odds
विल बी पुराना वाला लॉग ऑड्स, जो कितना था पुराना वाला लॉग ऑड्स, -2.8123 प्लस पोर्टफोलियो बॉन्ड्स, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक से गिराओगे तो नया वाला इंक्रीज होगा, प्लस 0.1113। 2.8123 यार आपका -2.7010। therefore probability 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ब्रैकेट में -2.7010। अब इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। The probability is 6.29%. Therefore, change is 6.29% माइनस पुराना वाला कितना था बिना छेड़छाड़ी के, कितना था? आई थिंक 5.67, 5.67, 5.67%। देखो 0.1 से ज्यादा बढ़ गया, 62%। राइट, ऐसे ही आप अपने लेवल पे प्राइस टू कैश फ्लो, अभी आप समझ गए, प्राइस टू बुक, प्राइस टू कैश फ्लो, कुछ नहीं करना है आपको, नया प्रोबेबिलिटी निकालना है एंड कंपेयर करना है पुराने वाले से, एंड यू विल फाइंड दैट द चेंज इज मोर देन 0.15%। राइट, जो पी रेशियो को वन से बढ़ाने से जो आया था। राइट, तो ऑप्शन इज बी। वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन यार ये वाला। कौन सा क्वेश्चन में है हम लोग? क्वेश्चन नंबर 12। इतना स्क्रिबलिंग हो गया ना, ढूंढने को थोड़ा तकलीफ हो। Identify which one of the following statement about logistic regression model fit is most likely to be correct based on the log likelihood criteria। देखो यार, log likelihood criteria आपको बोल दिया ना, तो यार एक चीज याद रखो, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं आपको ये कह रहा था, जब कहीं भी लॉग लाइक्लीहुड के ऊपर सम पूछता है ना कि बेस्ड ऑन लॉग लाइक्लीहुड क्राइटेरिया, पर एक चीज याद रख लो, लॉग लाइक्लीहुड हायर द बेटर। जो भी मॉडल का लॉग लाइक्लीहुड ज्यादा है वो मॉडल को हम चूज करेंगे, सिंपल। राइट, तो यार यहाँ पे तो दो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल अपन ने रन किया है। राइट, दोनों का लॉग लाइक्लीहुड कंपेयर करेंगे। राइट, एंड देन जिसका भी लॉग लाइक्लीहुड ज्यादा रहेगा वो मॉडल बढ़िया। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि यार लॉग लाइक्लीहुड का सारे के सारे फिगर्स ना नेगेटिव में होते हैं। तो यार अगर सपोज एक का -2 है, एक का -3 है, तो कौन सा बढ़िया है? माइनस का बात हो रहा है तो कहने से -2 इज ग्रेटर देन -3। राइट, तो -2 वाला मॉडल बढ़िया। वही मैं कह रहा हूँ, लॉग लाइक्लीहुड हायर द बेटर, और नेगेटिव में जो लोअर वैल्यू होता है वही हायर होता है। आई थिंक इतना सेंस सभी को समझ रहा होगा, ठीक है, लेट मी नॉट स्ट्रेस दिस। टेस्टिंग वगैरह पे सम पूछा हुआ नहीं है, क्लियर कट एक ही चीज पूछा है कि यार बेस्ड ऑन लॉग लाइक्लीहुड क्राइटेरिया बताना कौन सा मॉडल बढ़िया है। राइट, वी हैव इन सिलेबस LR टेस्ट, राइट, काई स्क्वायर एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन वो सब में अभी जाना नहीं है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन वन का लॉग लाइक्लीहुड, सर यहाँ पे लॉग लाइक्लीहुड है, यहाँ पे LL नल है, कौन सा लेना है? ऑब्वियसली लॉग लाइक्लीहुड आपको लेना है, ठीक है ना। -451.66 है, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन 2 का -450.4 है। तो एक का -451.66 है, एक का -450.4 है। हमने बोला था लॉग लाइक्लीहुड हायर द बेटर, और माइनस में हायर वही होता है जिसका लोअर वैल्यू होता है। तो कैन आई से लॉजिस्टिक रिग्रेशन 2 मॉडल इज बेटर देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन 1? इसमें कुछ दम नहीं था, आ गया क्वेश्चन। मॉडल 2 हैज अ बेटर फिट बिकॉज इट हैज अ हायर लॉग लाइक्लीहुड वैल्यू।
मॉडल 2 हैज अ बेटर फिट बिकॉज इट हैज अ लोअर. ऑप्शन नंबर ए. ऑब्वियसली माइनस वाला जो कम होता है वही तो हायर वैल्यू होता है. मॉडल 1 हैज अ बेटर फिट तो रॉन्ग है. ठीक. आपने अगर क्लासेस बढ़िया तरीके से किए हैं तो आपको एक चीज याद आ रहा होगा इसका, log likelihood. This is like your LL unrestricted और log likelihood null को restricted भी कहते हैं. राइट. ऐसे ही जस्ट बता रहा हूँ. LR मेट्रिक या LR स्टैट वैल्यू का फॉर्मूला होता था -2 log likelihood restricted minus log likelihood unrestricted. राइट. कैरेनिस ये काम का है नहीं. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे देखो. डिटरमाइन using only the statistically significant variables estimate in the logistic regression 2. Finally क्वेश्चन नंबर 13 में ये logistic regression 2 में आया. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ध्यान से. Determine using only the statistically significant variable estimate. यहीं पे गेम कर दिया इसने. और कोई इस लाइन को सुपरफिशियली पढ़ गया ना, खत्म. क्या बोल रहा है कि यार लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, उसमें से फाइंड आउट करो कौन से वेरिएबल काम के जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, एंड देन जो कोई भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको ही कंसीडर करो एंड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो बोल रहे हैं. सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन 2 में दिया हुआ रहेगा टेबल में, उसको यूज नहीं करना है. उसमें से जो सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, उसको यूज करना है. और आपको तो पता ही है इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग इज नथिंग बट द टी टेस्ट. ये क्वेश्चन आपसे पहला टी टेस्ट करवाएगा एंड आपसे पहला फाइंड आउट कराएगा कि बता कौन सा सिग्निफिकेंट है, एंड देन उसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करवाएगा. राइट. बहुत बढ़िया समय है. आगे रीड करते हैं. Using only the statistically significant variable estimate in logistic regression 2 and the information provided below. Information provided below obviously वो independent variables का values और ऊपर के टेबल में क्या होगा, बीटा कोएफिशिएंट्स. Which of the following is closest to the probability of the alpha ETF being a winning fund and whether it would be classified as a winning fund? Okay, उसके लिए तो सबसे पहले मेरे को probability चाहिए. प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मेरे को तो यार इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिटेल्स चाहिए. उससे भी पहला मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि यार कौन से सिग्निफिकेंट है. राइट. एंड देन तो सुनना क्या होगा. पहले मैं सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स को फाइंड आउट करूंगा, उसको पुट करके प्रोबेबिलिटी निकालूंगा एंड देन प्रोबेबिलिटी को कंपेयर करूंगा कट ऑफ के साथ, जो आइडियली लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ऐसे ही करते हैं. पहला प्रोबेबिलिटी निकाला एंड देन कट ऑफ से कंपेयर करो. कट ऑफ देखो दिया हुआ है यहाँ पे. अगर आप विनिंग फंड हो तो कट ऑफ क्या है, 65%. अगर प्रोबेबिलिटी 65% से ऊपर आया तो आपको टैगिंग देंगे विनिंग फंड का. हाउएवर आपका अगर प्रोबेबिलिटी 65% से नीचे आया तो आपको विनिंग फंड का टैगिंग नहीं मिलेगा. परफेक्ट सम है, परफेक्ट सम. टी टेस्ट, प्रोबेबिलिटी, कंपेयर विद कट ऑफ एंड देन कंक्लूड. अब देखो तो यहाँ पे यूज अ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 5%, क्योंकि अपने को तो टी टेस्ट कराना है ना. टी टेस्ट के लिए अपने को टी स्टैट चाहिए और क्रिटिकल वैल्यू चाहिए. राइट. तो यार टी टेस्ट में अपन कैसा हाइपोथेसिस बनाते हैं, अगर कुछ नहीं बोला है तो. अगर मेरे को x1 चेक करना है, x1 काम का है कि नहीं काम का है, तो मैं बोलूंगा यार b1 इज इक्वल टू 0, b1 नॉट इक्वल टू 0. याद आ रहा है. टी टेस्ट, बोथ टेल टेस्ट. अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हो गया इसका मतलब x1 काम का है, और अगर नल हाइपोथेसिस फेल टू रिजेक्ट हो गया या एक्सेप्ट हो गया, राइट, इसका मतलब x1 काम का नहीं है. राइट. तो यहाँ पे किस किस का टेस्टिंग करना है मेरे को. स्मॉल फंड मीडियम फंड का वैल्यू ही 0 है यार. वैल्यू ही 0 है. x1 x2 ही 0 है, तो इसको मैं टेस्ट करके क्यों टाइम वेस्ट करूं. तो इन दोनों को मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा. राइट. अगर सिग्निफिकेंट बोल लिया सपोज टेस्ट करके, तो मैं यार सर आपको स्मॉल फंड अगर सिग्निफिकेंट दिख गया तो आपको लेना चाहिए. ओके, जब मैं लूंगा तो स्मॉल फंड में क्या वैल्यू पुट करूंगा, 0. तो 0 इंटू समथिंग क्या 0 ही होगा. तो स्मॉल फंड मीडियम फंड में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. पोर्टफोलियो स्टॉक्स क्या काम का है क्या, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए,
सबसे पहले तो यार वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स का जो भी बीटा दिया रहेगा उसके हेल्प से मैं टी स्टैट निकालूंगा, राइट। और 5% सिग्निफिकेंस लेवल बोल के रखा हुआ है और टू टेल टेस्ट होता है। 5% मतलब ढाई, ढाई का टी 1 पॉइंट क्या होता है 96, मोटा मोटी जेड के जैसा, राइट। लेट्स सी, लेट्स सी। लॉजिस्टिक रिग्रेशन 2, चलो पहला करना है अपने को। तो इंटरसेप्ट में तो कोई बात ही नहीं है। स्मॉल फंड, मीडियम फंड में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम में। पोर्टफोलियो स्टॉक्स का कोएफिशिएंट कितना है, -0.0092 और स्टैंडर्ड एरर देके रखा हुआ है, तो इसके हेल्प से आप टी स्टैट निकाल लो। टी स्टैट इन लोग ने यहाँ पे जेड स्टैट करके रखा हुआ है, गॉड नोस भाई। टी स्टैट, टी स्टैट क्या बोलता है कि सर जो भी वैल्यू है दैट माइनस नल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, पहले वाला एक बार दिखा देता हूँ। -0.0092 माइनस नल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर कितना है 0.0051। प्लीज करना, 0.0092 डिवाइड बाई 0.0051, ये आ रहा है -1.8039। ये तो आ गया टी स्टैट। सर क्रिटिकल वैल्यू क्या लेंगे, क्रिटिकल वैल्यू तो कुछ नहीं बोला है, तो मैं तो 1.96 दे दूंगा, टेबल वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं अपने को, राइट। और एक सेकंड, हाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लो भाई, 1594, 1594। और आपको तो पता ही है एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीजेस टी और जेड, भाई भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 1.96 ही ले लेंगे। तो एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना देते हैं भाई। पॉजिटिव साइड में +1.96, नेगेटिव साइड में -1.96। पहले वाले का क्या है -1.8093, कहने से बॉडी में आया। बॉडी में आया मतलब क्या, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, मतलब ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स क्या है, इनसिग्निफिकेंट, काम का ही नहीं है। ये होप यार ये आपको आ रहा है, राइट। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया मतलब यार B1 हम जीरो बोल रहे हैं, जीरो है मतलब ये काम का ही नहीं है, राइट। वैसे ही पोर्टफोलियो बॉन्ड्स का देखते हैं, पोर्टफोलियो बॉन्ड्स का 0.1121 डिवाइड बाई 0.0727, 0.0727 -1.4, अगेन -1.4 बॉडी में आ गया। बॉडी में आ गया मतलब नल एक्सेप्टेड, नल एक्सेप्टेड मतलब ये पोर्टफोलियो बॉन्ड्स भी काम का नहीं है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 0.0389 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर क्या है 0.0211, तो +1.84, +1.84 अगेन बॉडी में आ गया, राइट। क्रिटिकल लक्ष्मण रेखा को ब्रीच नहीं किया, ब्रीच नहीं किया मतलब नल एक्सेप्टेड, नल एक्सेप्टेड मतलब ये प्राइस टू अर्निंग्स भी काम का नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, राइट। तो अभी तक क्या क्या दिख रहा है अपने को, स्मॉल फंड, मीडियम फंड तो लो ना लो कुछ काम के नहीं है, जीरो है वैल्यू, क्वेश्चन में दिया हुआ है। पोर्टफोलियो स्टॉक्स इनसिग्निफिकेंट, पोर्टफोलियो बॉन्ड इनसिग्निफिकेंट, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इनसिग्निफिकेंट, बाप रे। प्राइस टू बुक देखते हैं, -0.0803 डिवाइड बाई 0.1068, -0.75 आ गया ये तो। अगेन बॉडी में, प्राइस टू बुक भी काम का नहीं है, तो काम का है क्या, खाली इंटरसेप्ट ही है क्या गॉड नोस। प्राइस टू सेल्स देखते हैं, प्राइस टू सेल्स 0.3453 डिवाइड बाई 0.0796, 4.33। फाइनली क्रिटिकल वैल्यू को ब्रीच किया, 4.33 टेल्स में आ गया। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, नल रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब सर ये प्राइस टू सेल्स काम का है, सिग्निफिकेंट, राइट। प्राइस टू कैश फ्लो देखते हैं, -0.0510 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर 0.0376, -1.3, -1.3 अगेन बॉडी में, इसका मतलब नल एक्सेप्टेड मतलब ये भी इनसिग्निफिकेंट है। बाप रे, सिर्फ प्राइस टू सेल्स ही काम के हैं, मतलब ये जो इतना सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिया है इसमें इंटरसेप्ट और प्राइस टू सेल्स, दैट्स इट। इंटरसेप्ट क्या है -1.9589, लॉग ऑड्स इज इक्वल टू माइनस
1.9589, 1.9589, और बाकी सब इनसिग्निफिकेंट है। एक प्राइस टू सेल्स ही काम का है सिग्निफिकेंट, उसका कोएफिशिएंट कितना है, +0.3453, +0.3453। और प्राइस टू सेल्स का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, प्राइस टू सेल्स का वैल्यू दिया हुआ है 4। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लॉग ऑड्स बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। राइट, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें, तो टी टेस्ट भी प्रैक्टिस हो गया, सब कुछ प्रैक्टिस हो गया। तो अभी डायरेक्टली लगाते हैं अपन स्ट्रेट अवे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस ये जो वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। राइट, सॉल्व करना। 0.3453 into 4 and then minus 1.9589, तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है -0.5777। तो प्लस करो, सेकेंड ln करो, +1 एंड देन इनवर्स 0.3595, दैट इज 35.95%। और कट ऑफ कितना था? कट ऑफ क्या है? कट ऑफ है आपका 65% वर्सेस कट ऑफ 65%। मतलब ये विनिंग फंड तो नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ने कट ऑफ को ब्रीच नहीं किया। देखते हैं, प्रोबेबिलिटी इज 35.95, मतलब क्लोजेस्ट टू व्हाट, 36, एंड द अल्फा एटीएम इज नॉट क्लासिफाइड एज विनिंग फंड, बी। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, ये बहुत भयानक था। राइट, तो आंसर क्या क्या है भाई? बी, सी, बी, सी। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 6 से करना है। 6 का बी, सी, 8 का बी, 9 का सी, 10 का क्या है? 10 का इज बी। 10 का बी है क्या? 10 का बी, 11, 11 का इट्स ऑल्सो बी, 12 का बी एंड 13 का बी। बी, 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 12 का ए बोल रहा है, क्यों? हमने तो बी सिलेक्ट किया है। लेट्स सी। अच्छा, 12 का ए, सॉरी सॉरी, 12 का ए, वो मैं यहाँ पे टिक करके कंफ्यूज हुआ, ये टिक अलग वर्किंग का था। हाँ क्या, 12 का ए ही है। ठीक है, ये जो टिक किया था वो अलग का था, मैंने यहाँ पे देखो ए मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो 12 का इट इज ए। परफेक्ट जा रहे हैं। ओके, ठीक है। राइट, तो जो भी कैंडिडेट जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में थोड़ा परेशान हो रहे थे, शायद मैंने कुछ हेल्प कर पाया आपका, जिनका भी एग्जाम्स में एंड ऑल दैट में है। राइट, एंड अगस्त में भी जिसका भी है, आपको एक तो कॉन्सेप्ट से बहुत साउंड होना पड़ेगा, एंड सेकंड कैसे अप्लाई करना है उसमें भी साउंड होना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, उसमें सिली मिस्टेक नहीं करना है। क्वेश्चन के एक एक बारियों को, बारीकी को एकदम ध्यान से आपको पढ़ना है। जैसे कि ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार
यूजिंग ओनली द स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वेरिएबल। तो क्लियर कट क्वेश्चन बोल रहा है कि यार वही सारे वेरिएबल्स को लो जो सिग्निफिकेंट है, बाकियों को मत लो, एंड उसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी निकालो, उसको कट ऑफ से कंपेयर करो एंड देन कंक्लूड करो, राइट। क्वेश्चन अलग भी हो सकता था, क्वेश्चन क्लियर ये भी बोल सकता था कि यार स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है नहीं है उससे मतलब नहीं है, सारे वेरिएबल्स को कंसीडर कर, उसके हेल्प से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर एंड देन कट ऑफ से कंपेयर कर एंड देन कंक्लूड कर, ये भी बोल सकता था, राइट। वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट, व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ ये क्लास को। दिस वाज ऑल अबाउट द लॉजिस्टिक रिग्रेशन पार्ट। ठीक है, चलो, थैंक यू।